हेलो बच्चों, अब आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. बस अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊं। अरे पता नहीं क्या पंगा हो गया था। चलो आज हम पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी किसी एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबको एटम के बारे में पता है, एटम क्या होता है? सबको क्लियर है? Yes, sir. आज हम बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे होता है, वो दिखने में कैसा होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो किस किस चीज से मिलके बना होता है। मैं लास्ट में एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लूंगा क्योंकि ऑलरेडी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। तो आओ हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में और भी अच्छे समझते हैं। तो बच्चों पता है क्या हुआ था? पता है, मैं सबसे पहले ये देखो, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आओ बताते हैं कि क्या हुआ था। देखो सबसे पहले आप कोई भी कुछ भी ले लो, आप, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी कोई भी मैटर ले लो, आप इसको तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, और आप इसको इतना तोड़ो, इतना तोड़ो कि ये क्या हो, एकदम छोटा छोटा बन जाए। दिख रहा है कि आप लोग को एकदम छोटा छोटा बन जाए। और इसके बाद ना ये तोड़ने से टूटे ही मत, तोड़ने से टूटे ही मत। तो मानो कुछ ना कुछ सबसे छोटा वाला पार्टिकल होगा, सबसे छोटा, जिसको इसके बाद हम इसको तोड़ नहीं सकते। बोलो, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे एटम। क्लियर है? बोलो क्लियर है सबको? बिल्कुल, आई होप आप लोग को एटम पता चल गया होगा। अब एटम जो ये छोटा सा है ना, ये दिखने में कैसा होता है? गोल होता है। मैं इसको जूम करके बनाया हूं, देखना, जूम करके, ठीक है, जूम करके बनाया हूं। और बाद में पता चला जब ये गोल दिखता है, गोल दिखता है तो इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, मैं इसको बाहर बना, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इससे बाहर घूमता है, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं? इसके लिए कई सारे साइंटिस्ट अपने अपने विचार दिए, और उन्हीं विचारों में से किसी ना किसी की बात सही हुई, और इसी हम लोग को बोल दिए। हम लोग उसके बाद हम लोग ये सब बोले कि हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहता है। अभी हमसे कोई मतलब नहीं है। आप बताओ, अगर हम बात करें इस एटम की, किससे 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 मिलके बना हुआ है, ये बताओ आप लोग। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? एक मिनट रुको आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब इतना सब होने के बाद, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, इतना सब होने के बाद, इतना सब होने के बाद हम ये देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ढूंढा कौन? जाहिर सी बात बताओ, जब हमने ये जो भी हमारे पास मैटर है, बहुत इतना तोड़ा, इतना तोड़ा, तोड़ते तोड़ते एकदम छोटा कर दिया। जब छोटा कर दूंगा तो सबसे छोटा वाला पार्टिकल कितने चीज से मिलकर बना है? 3 चीज से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने डिस्कवरी किया होगा, तभी तो। और मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था, कौन सा ट्रिक? कोई याद है किसी को? ईंट पर नाच। पर नाच। आप बताओ, इसके पहले आप लोग तो भूल जाते थे किसको कितने ढूंढा था, लेकिन आप बताओ इस तरीके से किसी को भूलता है क्या ऐसे? No, sir. बिल्कुल। देखो, ई से क्या मतलब है? ई से मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और टॉम इस हिंदी में टॉमसन बोलते हैं और इंग्लिश में थॉमसन बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी थॉमसन ने किया था। पॉ मींस प्रोटॉन, पॉ मींस रदरफोर्ड, नो मींस न्यूट्रॉन, चौ मींस जेम्स चैडविक ने ढूंढा। आई होप सबको पता चल गया होगा कि ढूंढा किसने। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना कि ढूंढने मतलब ढूंढा, ढूंढ दिया, नाम भी पता चल गया, लेकिन कैसे ढूंढा? कुछ तो उन्होंने तरीका अपनाया होगा ना। आप बताओ, मैंने क्या बोला कि एक तो वो एटम टूट नहीं सकता, जब टूट नहीं सकता तो कैसे उसके अंदर 3 चीजें आ गई? आप लोग सोच रहे होगे ना कैसे आई, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल ही रहा होगा।
Yes, sir. कितने लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? हाँ जी नेहा बताओ आप, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? बताओ बताओ। अरे भाई सर मेरे को लगा आप पूछ रहे हो किन लोगों को ये जिज्ञासा हो रही है जानने की। अच्छा ठीक है, मतलब आपको हो रही है क्यूरियोसिटी हो रही है, कोई बात नहीं। आपने काफी ज्यादा हिंदी वर्ड बोला, जिज्ञासा। और भी कोई है? सर शायद थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बिल्कुल, कैथोड रे ट्यूब। आओ देखते हैं। फुल शीट के ऊपर सर एक रेड वेलवेट नाम से भी है केक करके। आओ देखते हैं। आओ सबसे पहले वो ट्यूब बना ले क्या? ये देखो, ये क्या आप लोग को ये ट्यूब दिख रहा है? ट्यूब, ये तो थॉमसन है, और क्या ये ट्यूब दिख रहा है? आओ आओ हम बनाते हैं ट्यूब। सबसे पहले ट्यूब बना लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको ब्लैक करता हूं ताकि आप लोग की आंखों पे रोशनी ना पड़े। सबसे पहले मैंने एक ट्यूब बना लिया ट्यूब। अब देखो क्या है, अब इस ट्यूब को मैंने यहां पे वो कर दिया, बंद कर दिया। अब देखो, अब इस ट्यूब को मैंने वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम, वैक्यूम मतलब इसमें से पूरी गैस निकाल ली, हर एक गैस निकाली, जो इतना थोड़ा सा भी गैस है ना उसको निकाल लिया, वैक्यूम कर दिया। और इसी वैक्यूम ट्यूब को हमने क्या बोल दिया? यार डिस्चार्ज ट्यूब है। कौन सा ट्यूब है बोलो? डिस्चार्ज। अब देखो, बिल्कुल डिस्चार्ज ट्यूब है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और उसको किससे जोड़ दिया हमने? बैटरी से। क्लियर है? यस सर। बैटरी Yes, से हमने जोड़ दिया। अब देखो यहां पे देखो, मैंने बैटरी से जोड़ दिया। अब होगा क्या, मान लेते हैं हमने अंदर की तो पूरी गैस निकाल दी। मान लेते हैं कोई इसमें गैस भर देते, कुछ भी मान लो, जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस भर दो इसमें। कौन सा गैस भर दिया? हाइड्रोजन गैस भर दिया। और ये बिल्कुल, और ये क्या है? ये माइनस वाला, ये माइनस वाला। जानते ही हो बैटरी में प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस होगा तो क्या होगा? कैथोड होगा। बिल्कुल, और ये प्लस होगा तो क्या होगा? एनोड एनोड कौन सी क्लास में आप लोग पढ़े थे लोग कैथोड और एनोड? 9th में। ये बहुत ही हाई वोल्टेज का मैंने बैटरी लगा दिया। मान लो कि 10,000 वोल्ट का मैंने बैटरी लगा दिया। आप बताओ आपके घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितने वोल्ट आता है? लगभग 240 के आसपास। सर 220 आप लोग सोचो, 40 तो इंडस्ट्रियल एरिया। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, आप लोग डिस्टर्बिंग हो रही है काफी ज्यादा। तो आप लोग ये सोचो कि 240 पे क्या क्या जल जाता है। ये 10,000 वोल्ट होता होगा तो क्या होता होगा यहाँ पे? तो पता है 10,000 होता है तो क्या होता है? ये जो H2 है ना, कुछ बचता नहीं है इसका। ये जो H2 है सबसे पहले तो टूट जाता है, किसमें? 2H में। यानी कि जो यहाँ पे H और H का बॉन्ड है यह ब्रेक हो जाता है, और किसमें बन जाता है? 2H में। अब ध्यान दो, ये 2H भी होता है ना, H, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, और इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना लेता है? आयोनाइज हो जाता है, यानी आयंस बन जाते हैं, इसका आयोनाइजेशन हो जाता है। किसी ने इसके पहले आयोनाइजेशन वर्ड सुना है? यस नो सर आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना, उसी को क्या बोलेंगे? आयंस बन जाना, आयंस। सबसे पहले तो बिल्कुल 2H था, 2H में कोई आयंस नहीं थे, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, या फिर पॉजिटिव को भी आयन बोलते हैं और नेगेटिव को भी आयन बोलते हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव बन गया, जब पॉजिटिव बन गया तो आयंस बन गया, तो आयोनाइज हो गया। तो इसके बाद पता है क्या हुआ? काफी अच्छी चीजें हुई, काफी अच्छी। ध्यान देना, जब ये आयोनाइज हो गया ना तो एकदम ध्यान से देखा गया, ये जो कोटिंग है ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ZnS का कोटिंग है। ये जो ट्यूब है ना, यहाँ पे जिंक सल्फाइड का बना हुआ। ध्यान देना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ZnS, जिंक सल्फाइड का बना हुआ है। और जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंस होता है। आप लोग ये मत जानो क्या होता है जिंक सल्फाइड, बस इतना मानो फ्लोरोसेंस होता है। आप लोग रेडियम देखियो, नाइट में ऐसे चमकता है ऐसे नाइट में, किसी ने देखा होगा? रेडियम नाइट में चमकता है, अगर रेडियम की वॉच अक्सर होती हैं, वो नाइट में आप उस पर लाइट जला दो ना तो चमकता है। तो होता क्या है कि जब बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन में पता है क्या होता है? यहां से एक रेज निकलती हैं, और रेज किधर जाती हैं? पॉजिटिव की तरफ। रेज किधर जाती हैं?
नेगेटिव से एक रे एनोड की तरफ। और वो पॉजिटिव की तरफ जाती है। बिल्कुल, नेगेटिव से एक रे निकलती है और पॉजिटिव की तरफ जाती है। और जब जिंक सल्फाइड से पड़ता है ना तो वो चमकता है। क्या होता है? चमकता है, ब्राइट, चमकता है, यानी कि ब्राइटिंग होती है वहां पे। इससे यह पता चला कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव की तरफ से आ रही हैं और नेगेटिव की तरफ से आके कहाँ जाती हैं? पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। जब नेगेटिव की तरफ से आ रही हैं इसका मतलब कैथोड की तरफ से आ रही हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया? इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, कैथोड रे बोला गया। ठीक है, कैथोड रे। और इसी को बाद में क्या बोल दिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन है ये। यही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बातें ये सबको? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बातें सबको। अगर मानो इसी में हम बता देते हैं, प्रोटॉन वाला भी गेम बता दे रहे हैं। मानो अगर यही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता तो पॉजिटिव से नेगेटिव, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो पॉजिटिव होगा, इसीलिए तो नेगेटिव की तरफ आ रहा है ना। तो उसी को क्या बोल दिया उन्होंने? प्रोटॉन बोल दिया। हाइड्रोजन के केस में क्या बोल दिया उन्होंने? प्रोटॉन बोल दिया। क्लियर है? बोलो। यस सर। क्लियर है? कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ? मैं फिर से बता दूं, कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ? मिथाली क्या नहीं क्लियर हुआ? एक बार आप बताओ। नंदिनी क्या नहीं क्लियर हुआ? टॉपिक अभी आपने हाइड्रोजन वाला बताया ना, वो वाला क्लियर नहीं हुआ। देखो हुआ क्या कि हमने उस ट्यूब में गैस भर दिया और गैस को समझो कि एकदम जला दिया। यार हाई वोल्टेज का क्या मतलब? एकदम जला दिया उसको। जब जलाया तो वो आयंस बन गए। और पता है क्या हुआ? एक बार में ऐसा हुआ कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से एक रे जा रही है, किरण जा रही है, कोई रे जा रही है, तो वो रे चमकता हुआ दिखाई दिया। तो इससे हमें यह पता चला भाई वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रहा है। अगर नेगेटिव से निकल रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तभी तो एनोड की तरफ जा रहा है ना। बोलो। और सेम केस कैसे हुआ? सेम केस प्रोटॉन के साथ हुआ। पॉजिटिव से किधर जा रहा है? नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जब भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा? कोई पॉजिटिव वाला ही तो जाएगा ना। इसलिए उसको क्या बोल दिया? प्रोटॉन बोल दिया। क्लियर है दोनों बातें? कैसे ढूंढा गया था इसको? प्रोटॉन के केस में भी हाइड्रोजन लिया है। हाँ, मैं हाइड्रोजन का केस बता रहा हूँ, हाइड्रोजन का केस। सर बट प्रोटॉन तो अल्फा रेज के साथ वो हुआ था ना फाउंड। क्या? जो प्रोटॉन्स थे वो तो किसी और एक्सपेरिमेंट से फाउंड किए थे ना, इसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ी ना। मैं इस तरीके का केस बता रहा हूँ कि सेम ऐसे ही हुआ था। ओके सर। जैसे कि मैंने क्या बोला, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो अभी मैं सेम फिगर दूसरा बना दूं तो आप बोलोगे कि हाँ सर अब लग रहा है अलग बता रहे हैं। मैं इसी फिगर में ही बना दिया। नहीं क्लियर है? क्लियर है सर, बस मैं वो सोच रही थी, वो अल्फा पार्टिकल से प्रोटॉन का बताया था उसने तो। नहीं, अल्फा पार्टिकल से तो वो हुआ था ना, क्या न्यूक्लियस का हुआ था जब बम्बार्टमेंट करते हैं। तो अभी वो भी बताऊंगा, रदरफोर्ड मॉडल था। ओके सर। अल्फा पार्टिकल से इसका नहीं होता। अब देखो, अब अल्फा पार्टिकल से प्रोटॉन के केस में इलेक्ट्रॉन की तरफ जिंक सल्फेट की कोटिंग होगी। हाँ बिल्कुल। अरे मान लो कि पूरे साइड हुई है, मान लो कि पूरे दीवार में हमने कोटिंग करा दिया, तो लेकिन चमक किधर रहा है? एनोड के साइड चमक रहा है। इसका मतलब जरूर कुछ कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा होगा, तभी तो एनोड की साइड चमक रहा है ना। यस सर। क्लियर है? बोलो यार, क्लियर है सबको? बिल्कुल। यस सर। शाइन होगा क्या सर? इन शॉर्ट अपोजिट साइड वो शाइनिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मानो उधर से कोई चीज आ रहा है, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर मुझे सामने से कोई मारता है इसका मतलब उधर से कोई चीज आ रहा होगा। बोलो भाई, तो उधर से आ रहा होगा। है ही कौन? कैथोड ही तो है, और कोई थोड़ी है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? आओ, ये अल्फा वाला सीन है। तो हमने क्या लिया था? बेरिलियम लिया था।
बेरिलियम लिया था, और बेरिलियम पे किसका बम्बार्डमेंट करा दिया हमने? बेरिलियम पे हमने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करा दिया। ध्यान रखना, जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो जब हमने बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया तो कुछ रिएक्शन हुआ, और क्या रिएक्शन हुआ? कुछ इस प्रकार बना, कार्बन 612 बन गया और एक न्यूट्रल पार्टिकल बना। इसी न्यूट्रल पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। न्यूट्रॉन बोलते हैं। आओ देखते हैं किसी एटम को हम लोग कैसे लिखते हैं। ये मैं ऑलरेडी आप लोग बता चुका। मान लेते हैं कोई एक एटम है हाइड्रोजन, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे जेड लिखते हैं और यहाँ पे ए का क्या मतलब है? यहाँ पे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, बिल्कुल एटॉमिक। और जेड का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो ऐसे ही लिखते हैं। तो जब हमने बेरिलियम का रिएक्शन इससे कराया हीलियम से, यानी इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो हुआ क्या? हुआ ये कि हमें कार्बन मिल गया। ध्यान दो, नीचे वाला जो एटम है वो दोनों में जुड़ गया और ऊपर वाले में जुड़ गया, लेकिन ऊपर वाले में 13 होना चाहिए थे, 12 है। तो इसीलिए यहीं से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की सॉरी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। क्लियर है बातें सबको? यस सर। सर एक बार फिर बता दो। देखो बेरिलियम का, देखो आप बताओ, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है 4 है और हीलियम का 2 है। जब दोनों आपस में मिले तो टोटल कितने एटॉमिक नंबर हो गए? 6 हो गए। अब देखो, जो इसका एटॉमिक मास है वो 9 है और इसका 14 है, सॉरी 4 है। 4। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये 13 होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया? 12 हो गया। और जो एक्स्ट्रा वाला निकला वो यहाँ पे न्यूट्रॉन के फॉर्म में निकला, न्यूट्रॉन के फॉर्म में। क्लियर है? तो यहीं से क्या डिस्कवरी हुआ? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। कितने लोग को नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर है। सर बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। आओ आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम इसके बारे में कुछ और भी ज्यादा पढ़ेंगे। आओ सबसे पहले, हाँ जी, मतलब ऐसे भी हुआ था ना, जब इन अल्फा अल्फा को मतलब करवाई गई थी, इनसे टकराया गया था, तो मतलब कुछ तो बीच में गए थे एकदम सीधे सीधे, और कुछ वो जो कागज चलिया गया था वो उसके आर पार कुछ ऐसे गए थे। वो रदरफोर्ड वाला है, वो रदरफोर्ड का मॉडल है। जब मैं बताऊंगा, जब मैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी बताऊंगा, अभी तो मैंने किसकी डिस्कवरी बताया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। हमें तो पता ही नहीं ये तीनों रहते कहाँ है। आप बताओ, आपको पता है क्या ये तीनों कहाँ रहते हैं? नहीं पता। थॉमसन मॉडल पढ़ना है, वाटरमिलन मॉडल पढ़ना है, कई सारे मॉडल पढ़ने हैं, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, फिर पता चलेगा कि न्यूक्लियस बीच में है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। इतना सब पढ़ने के बाद पता चलेगा। अभी तो हमको इतना पता चला है कि एटम भी 3 चीजों से मिलकर बना है, और ये नहीं पता है कि वो तीनों रहते कहाँ हैं। ये नहीं पता कि वो तीनों रहते कहाँ हैं। क्लियर है मेरी बातें? यस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये जो हमने रे पढ़ा है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ डब्बे बना लेते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो हम इसमें डब्बे बना लेते हैं। जैसे कि देखो, हम सबसे पहले यहां पे लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज। और यहां पे लिख ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज। अब देखो, प्रॉपर्टीज में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पहला प्रॉपर्टीज होगा चार्ज होगा, यानी उन दोनों के पास चार्ज कितना है। हम सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? चार्ज, यानी उन दोनों के पास चार्ज कितना है। कोई बताएगा क्या इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो। यार ये नहीं पता था क्या आपको? पता है सर। फिर आप लोग बोले क्यों नहीं हो? सॉरी देखो, सर। बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉन के पास माइनस में है तो प्रोटॉन के पास क्या होता है? चार्ज प्लस, बट लेकिन वो पॉजिटिव होता है। सेम चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह क्या होगा? प्लस होगा। प्लस। क्लियर है? यस सर। न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है। क्या?
न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है। बिल्कुल, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता। अब देखो दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा वो रिलेटिव चार्ज है। क्या है रिलेटिव चार्ज? रिलेटिव चार्ज। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन के पास 0 है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है? -1 होता है। यस सर। Yes, sir. +1 होता है +1 और ये 0 होता है। 0। क्लियर है? तीसरी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसके मास कितने होते हैं? Yes, sir. मास कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 0.9 9.1 kg। 31 kg। क्लियर है? यस सर। और ये प्रोटॉन का 1.6 into 10 की पावर माइनस और ये न्यूट्रॉन का 1.6 into 10 की पावर माइनस 27 सेम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है सबको? यस सर। अब हमसे एक और चीज पूछा है कि रिलेटिव मास विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अरे हम अपना बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि हम 20,000 कमाता हूं, तो मेरे से रिलेट करके आप कितना कमाओगे? जैसे मान लो कि आप 5,000 कमाते हो, मैं 20,000 कमाता हूं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिलेटिव मास विद रेस्पेक्ट टू कन्हैया सर, यानी कि आप मेरे रेस्पेक्ट में कितना कमाते हैं। यानी कि आप बताओ, आप मेरे 1/4 पाते हो क्या? मैं जितना पाता हूं उसके आप 1/4 पाते हो? बोलो। यस सर। अगर मैं 20 पाता हूं तो 5 पाते हो। ऐसे ही रिलेटिव मास विद रेस्पेक्ट टू किसके पूछता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले का मास कितना है, ऐसे पूछता है। ये बताओ स्माइल वाला इमोजी कौन भेज रहा है? अरे बोल दो भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे रिलेटिव मास विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। रिलेटिव मास विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितना मास होगा? तो जितना भी हाइड्रोजन का मास होगा ना, जितना भी हाइड्रोजन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा उसके? 1/1837 होगा। क्लियर है? अगर मान लो हाइड्रोजन का मास 1 kg है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 1 kg से आप 1837 डिवाइड कर देना। बोलो, अरे बोलो भाई। सर एक हाँ Okay, sir. 137 क्या है? ये 1837 है। 1837 मतलब ये मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास हाइड्रोजन का मास है वो 1000 kg है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? आप उसे डिवाइड कर देना 1837 से। ये हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। नहीं क्लियर हुआ? सर एक बार Sir, मतलब ये होता है. आया। आपको ऐसे पता चलेगा, आप रुक जाओ, आपको ऐसे पता चलेगा सैलरी विद रेस्पेक्ट टू कन्हैया सर। ठीक है, कन्हैया सर। मैंने क्या बोला? मेरा है 20, ठीक है, और आपका है कितना? 5,000। तो मैं क्या लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा 1/4 आपका है। मतलब क्या? मेरा जितना है उसका आपका क्या है? 1/4 है, यानी कि 4th पार्ट है। नहीं क्लियर हुआ? अगर मेरा 20,000 है तो आपका 5,000 है। इसका मतलब क्या हुआ? आप करोगे तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे आपका कितना है? आपका 5,000 है, तो मेरा कितना है? 20,000 है, यानी कि 1/4 आ गया क्या? यस सर। यस सर। सर मतलब ये इतना मतलब क्या? हाइड्रोजन से इतना ही हल्का है. बिल्कुल बिल्कुल, आप उससे डिवाइड करना। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि अगर मानो हाइड्रोजन का जो वेट है अगर 1 kg है, तो कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 1 डिवाइडेड बाई 1837 बाय से डिवाइड कर दे। नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर। सर clear. अब देखो जो प्रोटॉन का मास होता है ना, वो लगभग किसके बराबर होता है? वो लगभग हाइड्रोजन के बराबर होता है। ठीक है, बोलो यस सर। बोलो यार। और ये भी लगभग हाइड्रोजन एटम के बराबर ही होता है। मतलब ये सबसे हल्का कौन?
इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन। अरे इलेक्ट्रॉन हुआ ना। सर वैसे मेरे को एक चीज पूछनी है, हाँ जी पूछो। ये 1837 जो 1/, में ये लिखा है 1837, ये कैसे बिल्कुल। आया? अब यार ये किसी ने नापा तोला होगा, किसी ने मेजर किया होगा किसी चीज से। अब ये तो मुझे नहीं पता यार वो किस बेसिस पे लिया है। तो इन्होंने 1/9.1 × 10⁻³ किसी करा। क्या बोल रहे हो? जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो हाइड्रोजन हाँ। के मास से डिवाइड कर दिया। डिवाइड नहीं किया। जैसे कि मानो यहाँ पे मेरे पास 1 kg मैंगो है और ½ kg क्या है, संतरे हैं, जो भी ऑरेंज मान लो। तो आप बताओ, हम रिलेट कर रहे हैं कि यह मैंगो से कितना कम है, तो ½ kg कम है। ½ kg, हाँ। बिल्कुल। अगर मान लो कि मेरे पास क्या है 1000 ग्राम यानी 1 kg मैंगो है और 250 ग्राम ऑरेंज है, तो कोई पूछेगा कि कितना ऑरेंज कम है, तो 1/4 है। अरे Yes, जितना sir. मैंगो होगा उसका 1/4 है ऑरेंज। यस सर। तो ये क्लियर है। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हाइड्रोजन का 1/1837 है। अभी भी ओके सर, अब समझ आ गया। नहीं क्लियर हुआ क्या किसी को? हो गया सर। इसने हाइड्रोजन से ही रिलेट क्यों किया? हाँ, अरे भाई तो मैंने टॉपिक ही है रिलेटिव, क्या था, रिलेटिव मास विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। यार आप बताओ, जब आप लोग कुछ बदमाशी करते हो उल्टा सीधा, तो क्या आपके घर वाले रिलेट करते हैं क्या? देखो पड़ोसी का बच्चा सुबह कितना जल्दी उठ जाता है, वो कहीं नहीं जाता है। Yes, sir. सर कंपैरिजन। और वो भी रिलेट ही करते हैं ना। यस सर मैं अगर भी रिलेट कर रहा हूँ। करेंगे तो हमारी वैल्यू ही नहीं आएगी। क्या? सर अगर हम अरे रिलेट ही नहीं करेंगे इसको तो हमारी वैल्यू नहीं हाँ। आएगी ना। देखो किसी की भी वैल्यू किसी से रिलेट करके ही देखा जाता है। किसी की भी वैल्यू अगर मानूं मैं कितना अच्छा हूं, ये मैं कैसे बता सकता हूं? कोई मेरे से भी अच्छा होगा, उसी से रिलेट करके बताया जा सकता है। बोलो। यस सर, मैं भी वही बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग हर चीज से रिलेट किया जाता है, हर एक चीज रिलेट किया जाता है। अब देखो आप लोग क्लास 10th में वो पढ़े हो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Yes. यस की वैल्यू आई में हर N1 2 ऐसे पढ़ा होगा, एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, तो उसमें रिलेटिव होता है हमेशा, एयर होता है क्या? Yes, sir. यस सर। तो हर जगह रिलेटिव होता है, हर रिलेटिव हर जगह होता है, रिलेटिव हर जगह होता है। हम लोग ना, जो लाइट का स्पीड है सबसे फास्ट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे फास्ट कोई चीज नहीं कर सकती। तो हम लोग रिलेट करेंगे तो किससे करेंगे? लाइट की स्पीड से करते हैं, करते ही हैं, जाहिर सी बात है। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक आता है E/m। मैं लिखता हूं यहाँ पे E/m। एक्सक्यूज हाँ जी मी सर। बताओ बताओ बताओ। हाइड्रोजन अभी इसे रिलेट किया था, बट अगर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन कोई और लेंगे, कोई और एलिमेंट के साथ अगर इसे रिलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। बिल्कुल चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। लेकिन हमारे बुक में कौन सा पढ़ा जाता है? हाइड्रोजन के बेसिस पे पढ़ा जाता है, हाइड्रोजन से लिया जाता है। ठीक है। अब देखो जो अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, E/m बोलते हैं। क्लियर है? E/m बोलते हैं। अब ध्यान दो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, बात करें प्रोटॉन की, बात करें न्यूट्रॉन की, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का E मतलब क्या, चार्ज, और M मतलब क्या, मास। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ M की वैल्यू क्या है? 9.1। आप गुलाम भाई केजी लिख दो। ये हो गया E/m। प्रोटॉन के लिए मैं लिखता हूं, आप लोग बोलना मत, 1.6 - 19 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻, क्या है, सॉरी 6.1 है ना, सॉरी 1.6 1.6 है।
इंटू 10 पावर माइनस 27। 27. गुलाम भाई। सर माइनस साइन नहीं आएगा? नहीं, इसमें माइनस में साइन नहीं होता, हम लोग डायरेक्टली ई बाई एम की वैल्यू निकालते हैं, आप माइनस लिख भी सकते हो। अब देखो न्यूट्रॉन की वैल्यू बताओ, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो आप बताओ किसी चीज को ऊपर रखोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यार आप लोग से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जा सकते हैं। जस्ट रुको। Yes, sir. अब आते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे। आपने जो बोला था ना, जो अल्फा पार्टिकल है घूमता है इधर उधर, अब हम आते हैं उसी के एक्सपेरिमेंट है, और हम उसी वही को पढ़ेंगे। आओ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। हमारे बुक में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होगा। ये कैथोड रे ट्यूब, ये मैंने सब बता दिया आप लोगों को। ये है हमारे, कौन है ये? रदरफोर्ड। इन्होंने ही न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, और किस चीज से किया था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से, सोना रख के किया था, सोना गोल्ड रख के किया था। आओ देखते हैं, यही है हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो आप लोग इसको पढ़ो, इसको देखो। आप लोग देख लिए क्या इस फोटो को? देख लिए? आओ मैं बताता हूँ क्या है ये फोटो, क्या है ये फोटो। सबसे पहले तो यहाँ पे इनके केस में यही हुआ था ना कि ये न्यूक्लियस को डिस्कवर करने जा रहे थे, लेकिन गलती से प्रोटॉन भी हो गया था। अरे प्रोटॉन तो वो टेस्ट ट्यूब से हुआ था ना, ये इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। हाँ प्रोटॉन का भी किया था, बोल सकते हो आप। देखो अब सिंपल सी बात देखो, इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने यहाँ पे एक सोर्स लिया था, और इस सोर्स से क्या होता है, जैसे कि मानो हम एक पिचकारी लेते हैं, पिचकारी क्या निकालता है? रंग निकालता है, बोलो। तो इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया था जो कि अल्फा पार्टिकल निकालता था। क्या निकालता था? Alpha particles. अल्फा पार्टिकल। रेडियो वेव। क्या निकालता था? रेडियो वेव। रेडियो, देखो रेडियो एक्टिव था। अब देखो होता क्या है, अब होता ये है कि इन्होंने यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट लगाया, बड़ा सा प्लेट लगाया, वही जिंक सल्फाइड वाला, या फिर कुछ भी मान लो, शायद कुछ और था, ये मुझे नहीं पता है, जिंक सल्फाइड वाला। अब बीच में क्या ले लिया था इन्होंने? गोल्ड का फॉइल ले लिया था। क्या ले लिया था? सोना ले लिया था। Gold. बहुत ही पतला था, बहुत ही पतला। अब देखो क्या करते हैं, अब ये अल्फा पार्टिकल से ये क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं गन चलाना अपना। देखो दिख रहा है क्या? ये देखो गन चलाना Yes, स्टार्ट sir. करते हैं। Yes, sir. तो होता यह है कि जब गोल्ड पार्टिकल पे पड़ता है तो यह टकरा के क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है, और कुछ के कुछ क्या हो जाते हैं? डायरेक्टली सीधा निकल जाते हैं। कुछ डायरेक्टली सीधा निकल जाते हैं, और कुछ टकरा के क्या हो जाते हैं? सॉरी, ये यहाँ से सीधा हो जाएगा, Deviate हो जाते हैं. डेविएट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब उन्होंने यह देखा कि अगर हम कोई एक एटम को रखते हैं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल, देखो कहां से डेविएट हो रहा है, यहां तक डेविएट हो रहा है, यहां तक डेविएट हो रहा है। इसका मतलब अगर इतना बड़ा एटम है, इतना बड़ा, और कुछ पार्टिकल क्या हो जाते हैं? वापस चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। जो एकदम बीच वाला है ना, वो वापस चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास ये गोल्ड का टुकड़ा है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है? जो हमारी अल्फा पार्टिकल है वो रिटर्न हो जा रही हैं, और अगर इसके साइड से अल्फा पार्टिकल आ रही हैं तो क्या हो जा रहा है? टकरा के कुछ आगे निकल जा रही हैं, कुछ साइड में निकल जा रही हैं। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस बोलो। यस सर। जो एकदम बीच में टकराएगा, जो एकदम बीच में टकराएगा वो रिटर्न हो जाती हैं, जो एकदम बीच में टकराएगा वो रिटर्न हो जाती है। इससे उन्होंने क्या सीखा? इससे उन्होंने यह सीखा, अगर मैंने इतना बड़ा एटम लिया है तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ छोटा सा ऐसा है, देखो पार्टिकल ऐसे सीधा चला गया, सीधा चला गया, यहाँ पे गया टकराया तो ऐसे चला गया, यहाँ पे टकराया तो ऐसे चला गया, और एकदम बीचों बीच टकराया तो रिटर्न आ गया। इन्होंने ऐसे देखा। इसका मतलब बीच में कोई, बाकी सब किनारे किनारे सब खोखला है, लेकिन बीच में ऐसा चीज है जिससे टकरा के हमारा अल्फा पार्टिकल पीछे चला जा रहा है। इसका मतलब बीच में कोई ना कोई खतरनाक चीज है, बोलो। और उन्होंने उस खतरनाक चीज को न्यूक्लियस। क्लियर बातें, ये क्लियर होंगी बातें। आओ देखते हैं, इस पे देखते हैं। देखो क्या किया इन्होंने यहाँ पे लिया गोल्ड फॉइल लिया, सॉरी ये फ्लोरोसेंस का कोई लिया। फ्लोरोसेंस स्क्रीन का क्या मतलब है? मैंने फ्लोरोसेंस का नाम लिया है। मान लो कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, क्या है?
जिंक सल्फाइड है। यह फ्लोरोसेंस होता है। फ्लोरोसेंस का क्या मतलब है? चमकता है, चमकता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसा पिचकारी लिया या फिर एक ऐसा गन लिया जो कि क्या निकालता है? अल्फा पार्टिकल निकालता है। बोलो क्लियर है? क्लियर है। अब देखो अल्फा पार्टिकल यहां से गया, यहां से गया। अब देखो कुछ तो टकरा के रिटर्न आ गए, दिख रहा है क्या? कुछ टकरा के रिटर्न आ गए, लेकिन कुछ इधर चले गए, इधर उधर चले गए, दिख रहा होगा आप लोग को। और बीच वाले से जो एकदम टकराए वो रिटर्न आ गया। इसका मतलब क्या है? देखो इससे टकरा के रिटर्न आ गया, मानो कई एटम है, इससे टकरा के रिटर्न आ गया, इससे टकरा के रिटर्न आ गया, और कुछ कुछ सीधे चले गए। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम पार्टिकल है, यानी कि जो मैक्सिमम हमारा अल्फा पार्टिकल है वो तो चला जा रहा है, लेकिन जो कुछ कुछ हमारे पास अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो जा रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, यानी कि वापस आ जा रहे हैं। कितने लोग को ये क्लियर हुआ? फोटो कितने लोगों से क्लियर हो गया? हाँ जी बताओ, सालू कुमारी बताओ क्या दिक्कत है? सर अल्फा पार्टिकल्स किसके बने होते हैं? वही हीलियम, यस सर, मुझे भी यही पूछना है। हीलियम। नहीं क्लियर हुआ? ओके सर, हो गया हो क्लियर। गया सर। बिल्कुल। अब देखो ये हो गया, ठीक है। अब यहां से इनके कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इनके आउटपुट आए, क्या क्या इनके आउटपुट आए। रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि जो इतना बड़ा हमारे पास पार्टिकल है, इतना बड़ा न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस जो है बहुत ही क्या है? छोटा है। और देखो बहुत ही ज्यादा क्या है? डेंस है। यानी कि बहुत ही ज्यादा डेंस का क्या मतलब? इसकी डेंसिटी ज्यादा है। और ये क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो बाकी जब बीच वाला तो न्यूक्लियस होगा, लेकिन साइड साइड वाला क्या हुआ? साइड साइड वाले एकदम खाली होते हैं। ये कौन बोला था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड इतने सब सारी चीजें बोली थी। अब आगे देखते हैं रदरफोर्ड में क्या है। सर उन्होंने डेंस किस बेसिस पर बोला होता? देखो अगर मानो हमारे पास क्या है यहाँ पे, मैं क्या बताऊं, ठीक है। यहाँ पे मानो रुई जानते हो ना, कॉटन। यस सर। देखो मान लो कि चारों तरफ क्या है? Yes. कॉटन, और बीच में मैंने क्या रख लिया? ईंट रख लिया, ईंट। तो ईंट का क्या मतलब? ईंट तो बहुत ज्यादा डेंसिटी होगा। डेंसिटी, डेंसिटी का क्या मतलब होता है? मास बाई वॉल्यूम। बोलो, अरे बोलो भाई। यस सर। बिल्कुल। तो अगर जिसका मास ज्यादा हो और जिसका वॉल्यूम कम हो तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा होगी। आप बताओ हमारे पास न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन भी होता है, सॉरी प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, तो दोनों का मास होगा, कुछ ना कुछ होगा। और जाहिर सी बात है दोनों की वॉल्यूम इतने छोटे से रेडियस में रह रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगी। इसका मतलब आप बताओ डेंसिटी ज्यादा होगी क्या? यस सर। बिल्कुल। बाहर वाले का देखो, बाहर वाले का रेडियस ज्यादा है और बाहर वाले में केवल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से भी कम होता है। यानी एक तो मास भी कम है, ऊपर से वॉल्यूम ज्यादा है। तो आप बताओ डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। यस सर। यस सर। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? सर हो गया क्लियर। यस सर क्लियर। अब देखो अब रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व क्या क्या किया था? बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की थी उन्होंने। क्या किया था? सबसे पहले एक लिया था एटम, और एटम के बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ की न्यूक्लियस का रेडियस है, और यहाँ से बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का एटम का रेडियस है। तो जो उन्होंने एटम का रेडियस जो बताया था, उन्होंने यह बोला था 10⁻⁻10 मीटर है। कोई प्रॉब्लम? और ये देखो इन्होंने जो न्यूक्लियस का रेडियस बताया था वो क्या बताया था? 10⁻15 मीटर है। आप बताओ यहाँ पे हो गया ए और यहाँ पे हो गया बी, सबसे ज्यादा छोटा कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। यार कोई चीज माइनस में जितनी ज्यादा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। अब देखो आओ आओ किसी चीज का, किसी न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकालें? किसी न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकालें?
तो आओ, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया था कुछ ऐसे लिखा था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो उन्होंने कैसे निकाला था? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू क्या लिखा था उन्होंने? 1.4 इंटू 10⁻⁻13, यहाँ पे लिखा था a पे पावर 1/3। और a क्या था हमारा? a था एटॉमिक मास ऑफ फॉयल, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ फॉयल। जो उन्होंने सोना के जो फॉयल लिए थे, जो गोल्ड था, उसी का एटॉमिक मास था, और इतने से उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उनको क्या निकल गया? न्यूक्लियस का रेडियस निकल गया। आप बताओ, अगर वो फॉयल सोना का, गोल्ड का ना हो के एल्यूमिनियम का होता, तो एक ही जगह पे क्या होता हमारे पास? मास ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल। बोलो, यस सर, क्लियर है Yes, सबको? बातें सबको क्लियर यस है? सर। सर ये 1/3 इसकी पावर है। हाँ, 1/3 पे पावर है। और भी किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आओ थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब क्या होते हैं? नाम सुना है क्या आपने कभी? यस Yes, सर। Yes, sir. सुना है। नाम तो सुना होगा। आओ देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का क्या मतलब है, कोई बताएगा? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ए और यहाँ पे लिखता हूँ जेड। जेड का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर। और ए का क्या मतलब है? एटॉमिक मास। अब देखो, जो एटॉमिक मास होता है, मैं और भी अच्छे से लिखता हूँ। जो एटॉमिक मास होता है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी ए। जो ए होता है ना, कैसे पता करते हैं? ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समेशन होता है। अगर मानो किसी का भी एटॉमिक मास निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको प्रोटॉन का नंबर दिया हो और न्यूट्रॉन का नंबर दिया हो, तो आप क्या एटॉमिक मास निकाल लोगे? निकाल लोगे। एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर जो होता है वह सिंपल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सबसे पहले प्रोटॉन का ही नंबर लिखो। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर है? एटॉमिक नंबर। बिल्कुल। यस सर। क्या है आप बताओ? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो, आइसोटोप्स का क्या मतलब है? आइसोटोप्स का मतलब है जो एटॉमिक मास है। बोलो आप लोग, आइसोटोप्स का क्या सर मतलब है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल, सेम प्रोटॉन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन। कोई एक एग्जांपल बता सकते हो? सर लाइक 1H1, 1H2, 1H3। अब देखो, अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, यानी प्रोटॉन एक है। और जो ऊपर एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो जब एक प्रोटॉन है तो ये भी क्या है? ये भी प्रोटॉन ही है हमारा। तो पहले वाले में लिखे प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन ही है। बात करें दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में प्रोटॉन कितना है? 1 है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो आप क्या करोगे? न्यूट्रॉन के लिए एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर दोगे, यानी 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले की बात करें तो प्रोटॉन हमारा 1 है और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 3 - 1 2। तो ध्यान दो, क्या बोला हूं मैं? सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन। आप बताओ सब में क्या सेम प्रोटॉन है? 1 1 1। यस सर। यस सर। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन अलग अलग है क्या? यस सर। यस सर। आपको मैंने बहुत पहले क्लोरीन का एग्जांपल दिया था। एक बोला था क्लोरीन, क्या बोला था? 1735। और एक बोला था क्लोरीन 1737।
यही बोला था ना। यस सर। देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें भी सिंपल सी बात है। प्रोटॉन दोनों में 17 है, मैं लिख देता हूँ। प्रोटॉन इसमें भी 17 है, प्रोटॉन इसमें भी 17 है। लेकिन बात करें न्यूट्रॉन की तो 35 - 17 क्या होगा? 18। 18 और बात करें इसमें न्यूट्रॉन की कितना होगा? ये 20। 20 क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आपने अक्सर सुनते होंगे आप लोग कार्बन 12, यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, और उसका मास जो होता है 12 होता है। और भी सारे होते हैं, कार्बन 13 भी होता है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों आइसोटोप्स हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आते हैं लोग आइसोबार पे। दूसरा क्या है? आइसोबार। आइसोबार होते क्या है? ध्यान से देखना। आइसोबार वह होते हैं जिनमें एटॉमिक मास क्या होता है? सेम। सेम। एटॉमिक मास सेम, बट जो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट। कोई एक एग्जांपल बताओगे क्या मुझे? कैल्शियम के साथ एक और होता है, मेरे को उसका नाम याद नहीं है। सर पोटेशियम यस देखो, सर। और बिल्कुल। आर्गन। देखो, आर्गन जो होता है वह 18 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 40। ऐसे ही कैल्शियम जो होता है ये 20 होता है, लेकिन एटॉमिक वेट कितना होता है? 40। 40 एटॉमिक मास सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। डिफरेंट। किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब देखो, अब एक आता है आइसो न्यूट्रॉन्स। क्या होता है? आइसो न्यूट्रॉन्स। आइसो न्यूट्रॉन्स का क्या मतलब है? नो सर। भाई न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? सेम न्यूट्रॉन, सेम नंबर सेम ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। न्यूट्रॉन्स। कोई एग्जांपल बता। बिल्कुल, नंबर ऑफ सेम न्यूट्रॉन। आप लोग समझ जाओगे क्या? आगे बढ़ूं मैं? सर कैलकुलेट कर लेना। पोटेशियम 39 एंड क्लोरीन 37। पोटेशियम 39 और क्लोरीन 37। बिल्कुल सही बात है। ये आप क्या लोग है देख सर? सकते, आइसो। ये क्या है? आइसो न्यूट्रॉन्स है। ओके सर। आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। अब बताओ, अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालूं तो कैसे निकालूंगा? जेड माइनस ए होता है, सॉरी ए माइनस जेड होता है। यस सर। न्यूट्रॉन बराबर, तो ए कितना है? 39, जेड कितना है? 90, आ जाएगा हमारा 20। बात करें क्लोरीन का, इसमें भी देखो 37 माइनस 70 यानी कि 20। आप बताओ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है क्या? यस सर। आइसो न्यूट्रॉनिक होगा कि नहीं होगा? बोलो। आइसोटोन्स भी बोलते हैं इसको, आइसो न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं, आइसो न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको, यस सर। आइसोटोन्स। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। अब देखो, अब हमारा अगला पढ़ते आइसो डायफर्स। आइसो डायफर्स ये क्या होता है? आप सबसे पहले आइसो डायफर्स निकालने में क्या करना? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, अगर दोनों सेम आ गया तो वो क्या होगा? आइसो डायफर्स होगा। अगर आप लोग न्यूट्रॉन निकालना, सर न्यूट्रॉन इसमें पेयर ऑफ न्यूक्लाइड्स होता है ना? क्या? सर इट इज अ पेयर ऑफ न्यूक्लाइड्स विद आइडेंटिकल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग कोई भी एटम आपको मिले उसमें से आप न्यूट्रॉन निकालना, माइनस क्या कर देना? प्रोटॉन। अगर दोनों सेम आ गए तो क्या होगा? आइसो डायफर्स होगा। बोलो। सर एक एग्जांपल दे दो। एक मिनट, मैं इसका एग्जांपल देखता हूं। इसका एग्जांपल मैं लिखा नहीं हूं और आपके बुक में भी। आइसो रुक जाओ। सर इसका यूरेनियम हो सकता है ना? यूरेनियम और थोरियम। देखो, जो यूरेनियम होता है
यूरेनियम को हम लोग ऐसे लिखते हैं 238 और यहाँ पे 92। और थोरियम को देखो, थोरियम को हम लोग ऐसे लिखते हैं 90 और 234। अब आप लोग ये बताओ, मैं पहले वाले के लिए n-p करूं तो सबसे पहले न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 238 - 92 कितना आएगा, बोलो? 6 और 23, ये कितना आएगा, 14 आएगा, इतना ही आएगा ना? अब देखो यस सर। प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, 92 है, तो हम n-p करके कितना आ सकता है मेरे पास, 146 - 92 कितना आएगा, 5 आएगा, 54 आएगा। क्लियर है बातें, ये आ गया। अब इसके लिए थोरियम के लिए देखो, थोरियम के लिए न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 234 - 90 कितना आएगा, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 194 सर, 144। 144। अगर हम पी की बात करें तो ये कितना है, 90 है। n-p की बात करें तो कितना हो जाएगा, 144 - 90 कितना आएगा, 54 आएगा। आप बताओ n-p की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। सेम है सर। क्या होंगे एक दूसरे के, आइसोडाइफर्स होंगे कि नहीं होंगे? आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, क्लियर हो गया होगा। और भी किसी को डाउट है? यस सर। नो डाउट। अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। किसकी बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो इसमें। कोई एग्जांपल बताओगे, कोई भी एग्जांपल बताओ। सर Na+ एंड F-। Na+ F- बोले हो? F-। देखो आप लोग सबसे पहले ये Yes, sir. बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ सबसे पहले जो सोडियम होता है उसका जो सर 10। इलेक्ट्रॉनिक जो होता है 11 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना? और जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, प्लस बना लिया, तब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 10 हो गए। 10। अब देखो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है, 9 होता है। तो जाहिर सी बात है 9 इलेक्ट्रॉन होगा तो 9 प्रोटॉन होगा, बोलो। यस सर। यस सर। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या? 10। यस। दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, तो इसको हमने क्या बोल दिया, आइसो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक बोल। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। बस यही तक पढ़ो। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। मॉडर्न थ्योरी ये हम लोग सब पढ़ेंगे अभी। देखो अब आते थॉमसन मॉडल। अब देखो हमने ये सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब हम आते हैं कि जो हमारे पास एटम होता है ना, वो एटम रहता कैसे है। इसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये तीनों इसमें रहते कैसे हैं, कहां कहां किसका किसका जगह है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग बातें बोली थी। तो सबसे पहले मैं बातें किसका लिखूंगा, थॉमसन का। किसका लिखूंगा, थॉमसन। थॉमसन, थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉमिक, थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलो, एटॉमिक मॉडल। यानी थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक डब्बा लिया था, डब्बा, और डब्बे में बोल दिया था कि ये प्लस प्लस सब है, यानी कि ये जो प्लस प्लस है वो धसे हुए हैं, और साइड में क्या है, साइड में सब ऐसे ही है। इसी को क्या बोल दिया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इन्होंने इस मॉडल को एक नाम से रिलेट किया जाता, उसको क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। ये किस मॉडल के जैसे है, वाटरमेलन मॉडल, तरबूजे जैसे है। तरबूजा में क्या होता है, उन्होंने यह बोला था कि जैसे तरबूजे में काली काली जो बीज होती हैं वैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन जो रेड रेड वाला पार्ट होता है वो सब क्या है, प्रोटॉन है। सब क्या है, प्रोटॉन है। और जो काली काली बीज होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही बोला था, कुछ ज्यादा नहीं बोला था। देख लेते हैं। देखो ये जैसे मानो कि प्रोटॉन हमारे पास क्या हुआ, चारों तरफ फैला हुआ है, फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बीज के जैसे धसे हुए हैं इसमें। देखो 19th सेंचुरी में आया गया था ये, 19th सेंचुरी में आया था ये, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें।
ये रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल देखो। अब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। अब देखो, आओ हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड ने एटम के बारे में जो मॉडल दिया था, आओ देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या बोला था। रदरफोर्ड ने यही बोला था कि जो एटम होता है उसके केवल क्या है, दो पार्ट हैं। कितने पार्ट है, दो पार्ट है। पहले पार्ट को उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया, न्यूक्लियस। और दूसरे पार्ट को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। अब देखो, उन्होंने केवल किसकी बात बोला, न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस में केवल उस टाइम प्रोटॉन रहता था। प्रोटॉन क्यों रहता था, क्योंकि उस टाइम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूक्लियस के केवल दो पार्ट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और कुछ नहीं। अब देखो, उन्होंने सीधा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोल दिया। कुछ बातें उन्होंने बताई। रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस था उन्होंने कितना बोला, 10⁻⁻15 मीटर। और जो रेडियस ऑफ एटम था, रेडियस ऑफ एटम उन्होंने बोला 10⁻⁻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 ⁻
एक बातें और बोली थी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस बीच में केवल प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होता है। फिर लोगों ने पूछा कि ये स्टेबल कैसे है, उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है, ऐसे फालूस ऐसे घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है पॉजिटिव चार्ज के आसपास। क्लियर है? बस इन्होंने यही बोला था यार। Yes, sir. ये बताओ, ये सब आप लोग इतना बुक से पढ़ोगे आप लोग? Yes, Yes, sir. मिलेगी। Yes, sir. आप लोग इतना बुक से पढ़ना पढ़ना ओवर हो जाएगा आप लोग के लिए। इतना आप लोग बुक से पढ़ना पढ़ना ओवर हो जाएगा। और कल हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? Yes. इसके बाद बोहर Okay, मॉडल sir. आता है, Okay, sir. Okay, sir. वेब मैकेनिकल मॉडल आता है, कई सारे चीज आते हैं, कई सारे चीज आते हैं इसके बाद। ये सब मैंने बता ही दिया आप लोग को, ये सब मैंने बता दिया ना आप लोग को। Yes, sir. इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट है आपको करना, प्रैक्टिस सेट करना, ये सब बता दिया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखो, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, ये सब मैंने बता दिया आप लोग को। ये प्रैक्टिस सेट है। आइसोटोप्स ये भी मैंने बता दिया, आइसोटोप सिंबल ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को। सर क्या इस संडे को भी वो टेस्ट होगा? हाँ जी, हर संडे को होगा, किसी संडे आप लोग बचने वाले नहीं हो, ओके किसी सर। संडे भी आप लोग बचने वाले नहीं हो। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. मैं क्या करता हूँ, आप लोग को ये पीडीएफ सेंड करता हूँ और आप लोग क्या करना, जाके मजे से पढ़ाई करना, ठीक है? ओके सर। आप लोग Yes, जाके sir. पढ़ाई करना। हाँ, और ये बताओ कितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था? सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, कितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था? सर दिया था। लोग कितने लोगों ने नहीं दिया था ये बताओ, हैंड रेज करो आप लोग। कोई ऐसा है? क्यों प्राची, आपने क्यों नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया था एग्जाम? अरे एग्जाम आप ही लोग के लिए है ना। कितने लोग बोलते हो कि केमिस्ट्री का पेपर टफ था? सर इजी आया था। सर फिजिक्स थोड़ी हार्ड। सर मैंने थोड़ा पेपर सा देखा ना, सर फिजिक्स हार्ड। मैंने पेपर देखा तो देखो, मैंने पेपर देखा ना तो मुझे देखने से यही पता चला कि बस एक ही दो क्वेश्चन था जो मैंने नहीं कराया था, बाकी मैंने सब क्वेश्चन कराया था। Yes, यस sir. सर। अब सेम का सेम क्वेश्चन तो करा नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ उसके आसपास का क्वेश्चन कराया था। अगर आप लोग जिन्होंने प्रैक्टिस किया था ना, उनका तो गलत हो ही नहीं सकता। जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा उनका तो गलत हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। लेकिन जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस किया उनका तो गलत होना ही है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मिले क्या फिर? अरे आप लोग सभी को सर, टेस्ट, हाँ सर जो हमारा अभी नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा तो जो इस वीक चैप्टर होगा उसका होगा, तो जो पिछले चैप्टर थे वो भी होंगे बिल्कुल। उसमें। नहीं पिछले चैप्टर नहीं, मैं आप लोग को जो पिछला चैप्टर हुआ था उसके क्वेश्चन और सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा आज नाइट तक या फिर कल सेंड करूंगा मैं। ओके सर। ओके सर। Okay, sir. ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।
बाय सर Okay, नोट्स sir. बाय सर ओके बाय बाय। बाय सर। लेफ्ट कर दो आप लोग।